हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भैया, आप कुल मिला जुला के आपके पास 60 दिन का समय बचा है। जितना समय था वो निकल गया। ये अंतिम वो समय है जिसमें चूक नहीं करनी है, क्योंकि अगर चूक किए तो 25 का भी प्रीलिम्स बिना प्रीलिम्स निकाले देना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या करना जरूरी है। अब बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी होंगी। जो चीजें मैंने आज के 100 दिन पहले की स्ट्रेटजी में बताई थी, भाई ये चीज करो, मैं खुद ही अपनी स्ट्रेटजी से बहुत सारी चीजें रिमूव करने वाला हूं, क्योंकि अब वो आप नहीं कर पाओगे। तब 100 दिन था, अब 60 दिन है। अब बात आती है, हम लोग सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। आपको 95 प्लस टारगेट करना होगा प्रीलिम्स में उत्तीर्ण होने के लिए। 95 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब देखो, चार जो मेजर आपके सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स निकलवाने में आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब हम कह लें तो इनके बिना आपका प्रीलिम्स निकलेगा नहीं। और अगर ये कर लिया तो प्रीलिम्स रुकने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। पहला काम, इधर के दिनों में अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, मतलब 23 का पेपर देख लो, आरओ का रिसेंट का पेपर देख लो, आपको देखने को क्या मिलेगा कि जियोग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी। देखो भैया, पहले आरएफओ का पेपर यूपीपीसीएस अपर के साथ होता था। हाल के दिनों में आरएफओ के पेपर नहीं हो रहे हैं, तो इसी वजह से क्या हुआ, थोड़ा इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कम हो गए हैं, लेकिन खत्म नहीं हो गए हैं। अभी भी इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जियोग्राफी के साथ अगर आपने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसी का छोटा भाई है, दोनों एक दूसरे के छोटे भाई हैं, ठीक है, या बड़े भाई हैं, एक दूसरे के बड़े छोटे भाई हैं, जो भी कह लीजिए। अब इसको कंप्लीट करना है। इनसे मिला के, दोनों सब्जेक्ट मिला के आपके आते हैं 30 क्वेश्चन। 30 प्रश्न अकेले पेपर में आते हैं। आप पीवाईक्यूज किसी साल का उठा के मिला जाओ, 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब वो अलग की बात है, कोई कहते सर 32 आ गए थे, कोई कहते 28 आ गए थे, तो वो अलग की बात है। जनरल साइंस, ठीक है, नाम में ही लिखा है जनरल साइंस, यानी यहां पे आपकी जानकारी भी होनी चाहिए जनरल। दुर्भाग्य से यहां पे जानकारी सामान्य भी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, यहां से आते हैं मिनिमम 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं, ठीक है। इसके लिए मेरा एक ही, अभी क्या क्या सोर्स रहना चाहिए वो मैं बात कर लूंगा। तीसरी हमारी टारगेट सब्जेक्ट में होना चाहिए वो है पॉलिटी, तीसरा। और चौथा भैया करेंट अफेयर। तो देखो, करेंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम लोग कहते हैं ना सर नए क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, तो नए क्वेश्चन अगर आपके पेपर में 70, 72, 75 क्वेश्चन आ रहे हो, तो उनमें 50% की भूमिका अकेले करेंट अफेयर की होती है। 30 से 35 क्वेश्चन मिनिमम आपके करेंट अफेयर के आते ही आते हैं। तो सिंपल सी बात है, करेंट अफेयर से चूक नहीं करनी है। और ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई, जिस पे अगर एफर्ट कर लिया तो यहां से आप 100% क्वेश्चन सही कर सकते हो। बाकी में आप कह सकते हो कि सर लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ गए थे, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए नहीं बोला, लेकिन करंट अफेयर में ऐसा तैसा नहीं है। यहां आपको क्या करना होगा भाई, एक तो मैगजीन फॉलो करो। अभी आई दृष्टि मार्केट में आएगी लास्ट 30 डे के अंदर, ठीक है, यानी सितंबर लास्ट तक वो मैगजीन या अक्टूबर फर्स्ट में आ जाएगी। वो आप लोग करो। वो करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास करेंट के कुछ तो कंटेंट होने चाहिए, क्योंकि देखो आई दृष्टि एक बार खत्म करने से कभी पूरे क्वेश्चन नहीं लगेंगे। आई दृष्टि को आपको 6 to 7 टाइम, 5 to 6, 5 बार तो मिनिमम कंप्लीट करना है। 5 बार वो मैगजीन कंप्लीट करने में के लिए सबसे पहली बार मैगजीन कितनी जल्दी कंप्लीट करते हो, ये सबसे जरूरी बात होती है। क्योंकि पहली बार ही अगर आपने कंप्लीट किया एग्जाम के 5 दिन पहले, तो सिंपल सी बात है 5 बार मैगजीन कंप्लीट नहीं होगी। अब इसके लिए क्या है कि मैगजीन आपके हाथ में आई 2-3 दिन, 2-3 दिन में मैं कितनी क्लास लूंगा, 3 क्लास लूंगा, 3 क्लास में मैं कितनी कंप्लीट करा पाऊंगा, 50% मैगजीन, यानी आपको लेकिन मेरे से दुगना 100% मैगजीन कंप्लीट करनी है। मेरे से आप रिवीजन कर लो। इसके लिए आपको पहला, मार्केट में मौजूद है एक बुक घटनासार। अब शायद ये बुक उठ गई होगी मार्केट से, लेकिन आपने खरीद ली होगी, तो प्लीज इस मैगजीन को करो, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी। दूसरी बात, क्योंकि अब आपके पास कोई 6 मंथली मैगजीन तो आपने खरीदा नहीं होगा, नहीं खरीदा होगा तो आपके पास घटना सारी एग्जांपल है। मार्केट में भी घटना चक्र अपनी मंथली मैगजीन निकालती है, लेकिन वो पिछले लंबे समय से नहीं निकाली है, ठीक है, तो इसलिए मंथली मैगजीन मौजूद नहीं है। 6 मंथली पे भी किसी की नहीं आई घटनासार के अलावा। दूसरा काम जो आपको करना है, ये काम आपको कंफर्म करना है, दिमाग में रख जाओ, कंफर्म। दूसरा काम, यूट्यूब पे जाओ भाई। करेंट अफेयर की मैं आपको दावा देता हूं, लास्ट 6 मंथ की करेंट अफेयर की क्लास शायद ही ऐसा कोई पढ़ाया होगा, ठीक है। मैं अपना मतलब एक बार उस क्लास की केवल फॉर्मेटिंग देख जाना, सारे टॉपिक्स को ट्रेडिशनली लिंक करा करा के आपकी पूरी पीवाईक्यूज कंप्लीट कराया हूं। तो आप एक बार करेंट अफेयर की क्लास देख जाओ। 7 क्लासेस मौजूद हैं लास्ट 7 मंथ का, ठीक है, लास्ट 7 मंथ के 7 क्लासेस मौजूद है। इसको स्पीड पे सुनना, 1.25 मिनिमम, क्योंकि मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूं तो किसी को बोरियत महसूस नहीं होगा। और करंट अफेयर के नोट्स जो उस क्लास के हैं मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पे पीसीएस अभ्यास सर्च करना होगा। आप हमारे टेलीग्राम, यहाँ पे टेलीग्राम का डिटेल लिखा है क्या, तो मैं आपको भेजा, पीसीएस अभ्यास आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, वो चीज दिख गया होगा, टेस्ट का प्रचार। देखो भैया, टेस्ट देना इस पूरी स्ट्रेटजी में सबसे कॉमन सी बात है, वो टेस्ट देना है, देना है।
आप किसी की स्ट्रेटजी वीडियो सुनो मत सुनो, आप एक दो सब्जेक्ट कम पढ़ोगे चलेगा, लेकिन टेस्ट आपको जरूर देना है, ये चीज दिमाग में रख जाओ। और इसमें अब चूंकि समय बहुत नजदीक है, तो मैं ये कहूंगा आप फुल टेस्ट की तरफ निकलो। ध्यान देना, फुल टेस्ट की तरफ। जो मैंने आपको कंपलसरी सब्जेक्ट बताए हैं, जैसे जियोग्राफी, जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, जैसे पॉलिटी, आप इनके पार्ट टेस्ट भले दे लो एक दो, लेकिन इसके बाद से आपको फुल टेस्ट में जाना होगा। आपकी पूरी तैयारी फुल टेस्ट बेस्ड हो जानी चाहिए। वीक में कम से कम 2 पेपर आप फुल टेस्ट दो, कम से कम आपको 2 पेपर वीक में फुल टेस्ट देना है। अगर आप में क्षमता बची है तो 3 टेस्ट दो, क्योंकि भाई अब 2 महीने से ज्यादा आपको प्री पढ़ना नहीं है, फिर तो अगले साल के लिए प्री पढ़ना होगा। तो जितना टेस्ट दे पाओ, 2 टेस्ट मिनिमम आपको फुल टेस्ट देनी है, ठीक है। देखो 10 टेस्ट खुद मैंने, ध्यान देना है, हमने और रमन सर ने मिलकर 10 टेस्ट अभी करंट सबसे अपडेटेड करंट अफेयर बेस्ड या नए पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज बनाई है, ठीक है। और इसी के साथ हमने इसी में 10 टेस्ट आरओ का भी बनाया, यानी हमारे पास कुल 20 टेस्ट है। दोनों टेस्ट की कीमत एक साथ मिला के, यूपी पीसीएस देने वाला नॉर्मली आरओ देता है, 99% लोग देते हैं, ठीक है। तो आरओ और यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर ली है। और इसमें अच्छी बात क्या ना, ये देखो डिस्कशन है, अभी हमने केवल एक पेपर डिस्कस किया है, 9 पेपर अभी यूपी पीसीएस के डिस्कस होने बचे हैं। हम क्या करने वाले थे, सितंबर माह में हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और आपके बचे पेपर का डिस्कशन कर देंगे। डिस्कशन के पीछे का रीजन ये है कि देखो भैया, मुझे पता है कि सारे क्वेश्चन सबसे नहीं लगेंगे, तो एक तो उन क्वेश्चन को बताना, दूसरे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उस ट्रिक पे काम कराना, तीसरा क्वेश्चन को कैसे आप 50-50 कन्वर्ट कर सकते हो, इन सारी चीजों का राज छुपा होगा डिस्कशन वीडियो में। सबसे बड़ी बात यह क्या है, ये डिस्कशन वीडियो खुद हम और रमन सर कराएंगे। सितंबर माह में ये डिस्कशन वीडियो स्टार्ट होगा, मिड सितंबर के बाद से, ताकि आप लोग तब तक टेस्ट देके रम जाओ और फिर क्लासेस देके रिवीजन कर लो। तो इसमें हम लोग करेंगे आपका डिस्कशन, आरओ के पेपर का डिस्कशन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर के बात कर देंगे, ठीक है। बस ये रहेगा कि आप लोग का कहीं कोई दिक्कत ना आए। ओके, अब बात आती है कि सर आप तो केवल 10 टेस्ट लगाओगे, 10 टेस्ट आपने बोला है, तो आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से वो 3 हफ्ते में टेस्ट खत्म हो जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आपको कुछ अदर टेस्ट भी देने पड़ेंगे। मार्केट में आपको अगर ध्यान देना तो 10 टेस्ट आपके घटना चक्र ने निकाले थे, ये घटना चक्र की वो टेस्ट है, ठीक है। 10 टेस्ट आपके घटना चक्र ने निकाले थे, 10 टेस्ट आप घटना चक्र का दे लो, ठीक है, ये भी फुल टेस्ट है, ये भी फुल टेस्ट है, 10 टेस्ट आप घटना चक्र का निकाल सकते हो। इसके अलावा आप अगर आप सब जानते होंगे यूपी पीसीएस डेली न्यूज, ठीक है, इन्होंने भी अपनी टेस्ट सीरीज निकाली है। उस टेस्ट में 10 फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज इनके पास भी मौजूद है, ठीक है। टेस्ट मैंने खुद भी देखे हैं, इनके फुल टेस्ट अच्छे हैं, आप वहां से जाके जरूर देख लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका पास, ठीक है। ये देखो यहां पे कोई ऐसा नहीं था कि प्रचार था मार्केट में, चूंकि अभी इन्होंने नई टेस्ट सीरीज निकाली है तो जाहिर सी बात है अपडेटेड है, ठीक। कोई ऐसी पुरानी 17 मार्च को टारगेट करते हुए टेस्ट नहीं थी, तो अभी अपडेटेड टेस्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टेस्ट में जान डालेंगे, ठीक है। और पहली बार टेस्ट लेके आ रहे हैं तो टेस्ट में और भी जान डालेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इन चीजों से अपने पास फुल टेस्ट की संख्या बढ़ा सकते हो। ओके, मार्केट में अब किसी को लगे नहीं सर मुझे कुछ और भी करना है, मार्केट में आप ढे की टेस्ट उठा लो, फुल टेस्ट मन करे आपका, दृष्टि की मौजूद होगी मार्केट में, फुल टेस्ट उठा लो, आपको मतलब कि इजीली मार्केट में मिल जाएगी, जीएस वर्ल्ड की मिल जाएगी मार्केट में फुल टेस्ट। किसी को लगे मुझे और भी ज्यादा टेस्ट सॉल्व करना है तो फुल टेस्ट आपके नियरेस्ट सब मार्केट में मौजूद होगी। जैसे आप अगर आप गोरखपुर में हो तो गोरखपुर में सरस्वती पुस्तक केंद्र पे जाओ, वहां पे आपको करंट अफेयर की बुक चाहिए या कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, वो नॉर्मली रखे रहते हैं, ठीक है, तो वहां से आप पा सकते हो। तो इसी तरह आपके भी नियरेस्ट मार्केट में कोई ना कोई बुक होगी, बुक स्टोर होगी जो फोटोकॉपीज रखती होंगी, वहां से आप इजिली पा जाओगे। तो कुल मिलाकर के आपको टेस्ट देने में दिक्कत नहीं आई है, टेस्ट खूब मौजूद है आपके पास। अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस रिटर्न करेंगे। इन चीजों के लिए ये जो कोर सब्जेक्ट है इनके लिए आपको लगाना होगा घटना चक्र का कंप्लीट पूर्वावलोकन, ठीक है। घटना चक्र का आपको कंप्लीट पूर्वावलोकन लगाना होगा। अब समझो ये जो 4 सब्जेक्ट है इसके लिए पूर्वावलोकन जरूर लगाना है, मैंने लिख दिया है। जियोग्राफी के लिए डेली 2 घंटे जियोग्राफी जरूर पढ़ो, जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है वो 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा। जनरल साइंस डेली 1.5 घंटे आपको जनरल साइंस का पूर्वावलोकन जरूर पढ़ना है, जिन्होंने पढ़ चुके होंगे वो आधे घंटे से 45 मिनट भी देंगे तो बहुत पर्याप्त है। जिन्होंने इंडियन पॉलिटी एक भी पेज नहीं पढ़ी है, डेली 1 घंटे पढ़ो, अभी 60 घंटे आप पढ़ सकते हो। 60 घंटे विश्वास अगर पॉलिटी पढ़ोगे तो कम से कम 3 टाइम्स पॉलिटी पढ़ोगे, मिनिमम 3 टाइम पॉलिटी पढ़ोगे, ठीक है। ये 3 चीज आपको अब पूर्वावलोकन का करना होगा। जियोग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी ये एक ही सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान और पॉलिटी ये कंफर्म करना है, लिख के ले जाओ, कंफर्म करना है। आप जब अपने दिन की शुरुआत करोगे तो किस चीज से करोगे, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप करना 1 ईयर पीवाईक्यू से। डेली आपको 1 साल का पीवाईक्यू लगाना है, डेली लगाना है। ये काम गांठ बात जाओ, डेली 1 साल का पीवाईक्यू लगाओगे ही लगाओगे। अब 1 साल का पीवाईक्यू लगाओगे, इसमें आपके जाएंगे कितने घंटे, 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे।
आप मेरे पे विश्वास रखो, ईमानदारी से अगर बिना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम फलना ढिमका खोले बगैर अगर आप 1 घंटे पीवाईक्यू पढ़ते हो, 1 घंटे में 1 साल का पीवाईक्यू कंप्लीट होगा। आप अगर 20 साल का पीवाईक्यू आप टारगेट करो, अब आप 30 साल का पीवाईक्यू टारगेट नहीं कर पाओगे। 20 साल का अगर आप पीवाईक्यू टारगेट करोगे तो 60 दिन में आप कम से कम 3 to 4 टाइम पीवाईक्यू पढ़ जाओगे, 4 टाइम, क्योंकि जब आप दोहराने जाओगे तो 2 घंटा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, 20 दिन में एक बार पूरी पीवाईक्यू 20 साल की खत्म, वापस लौटो, अब आपको 2 घंटे नहीं लगेंगे। अब आपका काम 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीके हैं बेसिकली, समझे? तो आप ये काम जरूर करना, ये प्राइमरी काम है। दिन की शुरुआत इसी से करो। 20 साल के इस पीवाईक्यू से विश्वास मानो, आपके 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे मिनिमम। ठीक, ऊपर की जो चीजें पढ़ाया हूं उनमें भी, अब ये चीजें जो आप याद करोगे वो यहां पे जो कोर सब्जेक्ट बोला हूं उनमें भी काम आएगा। कोर सब्जेक्ट छोड़ के जो सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला हूं उन सब्जेक्ट की तैयारी आपकी पीवाईक्यू हो जाती है। जैसे यूपी पीसीएस का जो यूपी स्पेशल पोर्शन होता है, यूपी स्पेशल पोर्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यूपी स्पेशल के लिए, कहीं यूपी स्पेशल लिखा हूं यहां पे, इसके लिए आपको अगर 20 ईयर की आपकी पीवाईक्यू तैयार है तो आपकी 90% ट्रेडिशनल पीवाईक्यू कंप्लीट हो गई है, आपको सोचना ही नहीं है फिर। ठीक, तो यूपी स्पेशल के बारे में नहीं सोचना है। ठीक, यहां पे क्या लिखा हूं, ईयर का शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप जब यही पीवाईक्यू तैयार करोगे तो मान लो आपने 1900 या 2000 वर्ष 2000 के पीवाईक्यू अपने साल की, अब यहां पे ईयर बेस 2 क्वेश्चन मिल गए। क्या मिल गया भैया? वन अधिनियम कब गठित किया गया, पहला कारखाना अधिनियम कब आया, सपोज ऐसे ईयर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लेके आएगी, ठीक है, सब पढ़े सब बड़े कब आया, ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान भाई योजना कब आई, ऐसे ईयर बेस्ड क्वेश्चन बन के आते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, इसके ईयर्स आते हैं। आपको उसको नोट्स बनाना है। हर साल ऐसे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 साल में ऐसे ईयर के आपके 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये जो 40 क्वेश्चन होंगे वो एग्जैक्ट पेपर में कॉपी पेस्ट होते हैं, और नए क्वेश्चन बहुत नहीं शामिल किए आते हैं। जब आप पेपर पढ़ते हो तो आपको इंस्टीट्यूट मिलता है, क्या कि भैया राष्ट्रीय सब्जी शोध संस्थान कहां पे स्थित है, ठीक है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहां पे स्थित है, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल के आते हैं। ठीक है, आपको उनके, ठीक है, इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है तैयार करना है। कई सारे हेडक्वार्टर पूछता है, भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है। ठीक है, जैसे पूछ देगा आपका कि भैया आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है। आपका काम क्या होना चाहिए कि हमको पीवाईक्यू पढ़ते समय जितने हेडक्वार्टर मिलेंगे उन सारे हेडक्वार्टर्स के नोट्स बनाएंगे। ये काम आप करोगे, ये काम जरूर करना है। इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट कहां पे है, ये इंस्टीट्यूट कहां पे है, सब नोट डाउन करना है। ओके, ये काम अगर आप लोग कर लोगे तो विश्वास मानो आप प्रीलिम्स के बहुत नजदीक हो। अब मैंने आपको बता दिया कोर सब्जेक्ट क्या करना है। अब इसके अलावा आप बोलोगे सर क्या इंडियन हिस्ट्री, आप खुद हिस्ट्री पढ़ाते हो और हिस्ट्री को छोड़ दिए, तो देखो भाई हिस्ट्री छोड़ नहीं रहा हूं। आप जब 20 साल का पीवाईक्यू लगाओगे तो विश्वास करो उस 20 साल के पीवाईक्यू से आपकी 50% हिस्ट्री लग जाएगी। ठीक है, 50% हिस्ट्री लग जाएगी। हिस्ट्री के 3% है एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री जो कि अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मेडुअल हिस्ट्री जो कि अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इंडियन हिस्ट्री अकेले आप जितनी पॉलिटी पढ़ोगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, पूरा मिला के इंडियन हिस्ट्री है। तो मैं कहूंगा इसमें आप मेजर टारगेट करो पहले मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आप 20 साल की पीवाईक्यू तो लगा ही रहे हो। ठीक है, तो एंशिएंट मेडुअल के मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से निकल जाते हैं। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री पे काम करो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप चाहो तो घटना चक्र का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी 1885 में क्या हो रहा है, नेशनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। नेशनलिज्म को बढ़ावा कैसे मिल रहा है भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो जा रहा है। अब पहली बार आपके पास एक संस्था आ रही है जो देश के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था के माध्यम से उठाएगी। ठीक, अब आईएनसी पूरी इंपॉर्टेंट है, उसकी घटना कब टूटी, कब जुटी, क्या क्या स्टार्ट किया, कैसे नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाई। 1885 से लेकर 1947 आ जाओ, जब 1917 से एक्टिवली गांधी जी इसमें एक्टिव हो जाते हैं कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो ये पूरा दौर, वो पूरा गांधीयन मूवमेंट और कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको तैयार करना होगा। इस बीच से क्वेश्चन बन के आते हैं कितने, कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन, कभी कभी यहां से क्वेश्चन की संख्या 10 पहुंच जाती है। ओके, ये काम करना है। क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन हिस्ट्री के यहीं से आते हैं, तो ये कर जाना है। इसके लिए अलावा देखो, आप बोलोगे सर एंशिएंट और मेडुअल के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बुद्धा और जैना देख लेना है। ठीक है, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में इनके सिद्धांतों में क्या समानताएं हैं, क्या समानता याद कर लो, बाकी असमानता हो गया। ठीक है, जो जैन गुरु रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है, हमको पता कि कुल कितने रहे, 10। ठीक है, तो उनको याद कर लेना है। गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय, ठीक है, उनसे संबंधित जो स्थान है, स्तूपास है, वो चीज तैयार कर लेनी है, और कोई नहीं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल पीवाईक्यू बाकी पढ़ोगे 20 साल में, वहां मिल जाएगा। मौर्य पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन आजकल पूछ के आता है।
ठीक है। जब आप बुद्धा ड्यूरेशन पढ़ते हो तो इसी में महाजनपद और उसकी राजधानियां तैयार कर लोगे। मौर्य पीरियड इंपॉर्टेंट है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर जाओ। आजकल क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। गुप्ता और लेटर गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन और इनके आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्ता पीरियड से आप देखोगे मंदिर निर्माण स्टार्ट हो रहा है। तो आर्ट एंड कल्चर में गुप्ता पीरियड को हम लोग स्वर्ण काल, किसका, आर्ट एंड कल्चर का स्वर्ण काल कहते हैं। इसके लिए इनके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो ये चीज तैयार कर जाओ। अब आप आओगे अगर मेडुअल हिस्ट्री पे, तो मेडुअल हिस्ट्री में एक चीज क्या करना है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको लेटर गुप्ता पीरियड की डायनेस्टीज याद करनी, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, उनका संस्थापक कौन सा है, ठीक है। और अगर किसी डायनेस्टी को खत्म करके कोई दूसरी डायनेस्टी आ रही है, ठीक है, तो उसका अंतिम शासक और जो पहला शासक है, मतलब किसकी हत्या करके कौन आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। मेडुअल हिस्ट्री में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम कैसे हैं, तो हमको पता है गोरी, गोरी के सब गुलाम थे, तो इसके लिए हम लोग इसको गुलाम डायनेस्टी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक था, गोरी का गुलाम, उसका गुलाम इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था, तो गुलाम डायनेस्टी हो गई आपकी, स्लेव डायनेस्टी हो गई आपकी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है इल्तुतमिश और बलबन, ठीक है। बलबन ने क्यों इंपॉर्टेंट है बलबन, क्योंकि इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है, और इल्तुतमिश के बाद पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत डबका आ जाती है, और उसको संभालेगा कौन, बलबन, तो बलबन इंपॉर्टेंट है। खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है, तुगलकों में एमबीटी इंपॉर्टेंट है। इनका क्या करना है, लड़ाई का क्रम भी देख लेना है, और इनके द्वारा इंस्टीट्यूट स्थापित किए वो भी देख लेना है, ठीक है। बाकी मेडुअल हिस्ट्री में आपको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं और जो लिटरेचर्स है, ठीक है, किसी राजा के ड्यूरेशन में क्या क्या काम हुआ है उसकी कुछ लिटरेचर्स है, बर्नी के द्वारा, उतवी के द्वारा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, उसको हमको याद कर जाना है, ठीक है। फैजी के द्वारा बहुत सारे राइटर्स हैं, किसका नाम लिया जाए। मेडुअल हिस्ट्री में जब मुगल पीरियड जाते हैं तो अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ते हैं। इनके बारे में घटना चक्र से जाके जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाकी 20 साल की पीवाई क्यों लगाओगे, वहां से काम बन जाएगा, ठीक है। मराठा इस बार लिख के ले जाओ, साइन करवा लो मेरे से, ठीक है, क्वेश्चन आने वाला है। क्यों भैया, बागनक आप सब जानते हो, शिवाजी का बागनक कहां था, तो शिवाजी का बागनक यूपी में था। अभी हमने उसको लेके आए हैं ऋण के ऊपर, ठीक है। कितने साल के लिए लेके आए हैं आप बता सकते हो, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बागनक हम लोग लेके आए हैं। तो बागनक लाने की वजह से क्या हुआ, हमने अपने गौरव को वापस लेके आया। तो मतलब मराठा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो मराठा में खास जो शिवाजी के जो अचीवमेंट्स है ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं बोलूं पूरी मराठा साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, कर जाना, ओके। अहोम डायनेस्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, अहोम डायनेस्टी अभी देखना, अहोम डायनेस्टी के एक बहुत बड़े कमांडर रहे जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, ठीक है, जिनके ऊपर बुक लाया गया है। तो अहोम डायनेस्टी, अहोम विद्रोह, ये सब चीजें आपको तैयार रहना चाहिए। संगम काल हर साल एक क्वेश्चन बन के आता है, या तो संगम काल के लिटरेचर्स के ऊपर या संगम काल की जो डायनेस्टीज है उनके ऊपर क्वेश्चंस बन के आते हैं। विजयनगर साम्राज्य, हमको पता है विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य रहा है जिसमें हरिहर और बुक्का ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, बाद में अपने गुरु के वजह से वो हिंदुज्म वापस स्वीकार करते हैं और एक साम्राज्य की नींव रखे हैं। 4 डायनेस्टी संगम, सुलू, तुलु और आविडू आते हैं। तुलु वंश का एक बहुत बड़ा साम्राज्य शासक रहा है, आप उसका नाम कमेंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या ना, विजयनगर साम्राज्य अपने आप में साउदर्न इंडिया की, मिडल और साउदर्न इंडिया की एक बहुत बड़ी इंपायर है। इसको देख जाना, एक क्वेश्चन यहां से बन के आते ही आते हैं, जरूर कर जाना। अंग्रेजी कंपनियां अब आती हैं, अंग्रेजी कंपनी आएगी तो विजय प्राप्त करेगी। ये विजय 2 तरह से प्राप्त करती है। एक तो जो यहाँ पे फॉरेन कंपनीज मौजूद है, डच मौजूद है, फ्रांसीसी मौजूद है, पुर्तगीज मौजूद है, इन सबसे लड़ाई करेंगे। तो उनसे कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा इनके द्वारा, पहले भारतीयों से लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, भारतीय शासकों से, रजवाड़ों से लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, तो वो लड़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश कंपनियों में कुछ जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल वायसराय रहे, जिनकी वजह से इंग्लिश कंपनी स्टेब्लिश हुई है, एक स्थिरता प्राप्त की है, मजबूती प्राप्त की है, वो वायसराय आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश कंपनी की जो नीतियां, जो एग्रीकल्चर नीति है, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, तो ये जो बंदोबस्त है इनको दिमाग में रखना कि क्या था। एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कई सारी कमिटीज बनाई हैं। हमको पता है कि 1813 या 1833 वो कौन सा एक्ट था जिसमें 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। उसी एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजा गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काम किया है, तो वो काम हमको तैयार होना चाहिए। और जब आप एजुकेशन तैयार करते हो ना, तो इसी में भारतीयों ने क्या किया, जैसे हमने बीएचयू की स्थापना किया, ठीक है, तो बीएचयू की स्थापना, जो डीयू की स्थापना होती है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है, उनका क्रम पूछ लेता पेपर में तैयार हो। सोशल रिफॉर्म जो उनके द्वारा किए गए, सोशल रिफॉर्म हमको पता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में चलाया। उस समय हमने कई सारे सामाजिक बुराइयों को लिए एक रिफॉर्म किया, कानूनी रिफॉर्म किया, जैसे दास प्रथा हुआ, सती प्रथा हुआ, बधुआ मजदूरी हुई, ठीक है, बाल विवाह हुआ। बाल विवाह के ऊपर तो 3-4 एक्ट्स आते हैं, ठीक है, किसमें 12 वर्ष किया गया, 14 वर्ष किया गया, वगैरह वगैरह, शारदा अधिनियम, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही तैयार करना आपको। प्रेस, ठीक है, प्रेस लेके आते हैं कौन, पुर्तगीज।
और भारत का क्या करेगा, जागरूकता का प्रचार करेगा प्रेस। तो प्रेस पे जो इनके रिस्ट्रिक्शंस थे, तो ये मैंने बताया कि पॉलिसी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, प्रेस, इनके ऊपर क्या इनकी नीति आ रही है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। भारतीयों ने कौन कौन से प्रेस का संपादन किया वो आ सकता है, किस लैंग्वेज में किया वो आता है, वो तैयार करना है। रिवॉल्ट, फार्मर और लेबर रिवॉल्ट, ये दिमाग में रखना, ये जरूर तैयार करना है। कुछ इसमें फार्मर और लेबर रिवॉल्ट आपके ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि 1885 से तैयार करना, तो कुछ इसके पहले भी हुए हैं, तो वो क्रम तैयार कर लेना आपको। ओके, किस क्षेत्र से संबंधित था। अब बारी आती है इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में पूरी विषय नहीं याद करनी। देखो इंडियन इकोनॉमी से लगभग 16 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन की करीब में आपके ट्रेडिशनल आते हैं, 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर आते हैं। करंट अफेयर का सोर्स मैंने बता दिया, करंट अफेयर केवल वही करना है। अब देखना एक चीज समझो, यहीं पे आपको समझो, जिसको भैया ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही हो। अब इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या हुआ, पीछे अभ्यास ने क्लासेस ले ली है, 2 दिन का टाइम दोगे, केवल 12 से 15 घंटे, 20 घंटे की क्लास होगी। इंडियन और होल ज्योग्राफी मिला लोगे तो आपको क्या करना होगा, 1.25 या 1.5 की स्पीड पे भगाओ और केवल 2 डेज में ज्योग्राफी की पूरी पीवाईक्यूज कंप्लीट कर जाओ एक साथ। जनरल साइंस में बता देता हूं, इधर यूपी पीसीएस के लिए शायद ही और यूपीआरओ के लिए कोई इतना एफर्ट किया होगा, ठीक है, जितनी एफर्ट से पीसीएस अभ्यास ने क्लासेस बनवाई हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस अगर मैं बोलूं पूरे प्लेटफॉर्म की, तो वो है जनरल साइंस। आप जरूर देख लो, जिसको जनरल साइंस से दिक्कत लग रही हो वो क्लासेस देख लो, और कुछ मत करो तो भी चलेगा। ठीक है, पलट लो कि घटना चक्र का प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं तो वो बहुत बेहतरीन क्लासेस बनाई गई हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए रमन सर की पूरी क्लासेस पॉलिटी कंप्लीट करा दी हैं, वहां से हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए आप चाहोगे तो हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी बन चुकी हैं एमसीक्यूज की सीरीज में, वहां जाओ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है अब पीसीएस अभ्यास के पास जीएस की पर्याप्त क्लासेस आ गई हैं। अब आप नहीं भी किसी मैराथन सीरीज के पीछे जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। यहां से हमने बहुत बेहतरीन ढंग से जीएस पे काम करा दिया और करंट अफेयर पे काम करा दिया, यानी संपूर्ण प्रीलिम्स पे काम करा दिया है। अब कहीं दिक्कत नहीं आनी है। इकोनॉमिक्स में क्या काम करना है, कई सारे कमेंट भी आते हैं सर इकोनॉमिक्स के लिए आप टॉपिक नहीं बताएं। देखो भाई, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के ऊपर एक चैप्टर है, घटना चक्र पलटोगे तो उसका सेक्शन बी में एक चैप्टर पड़ता है सामाजिक विकास, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट आता है। इसमें खास तौर पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और उस इंडेक्स के साथ कुछ और भी इंडेक्स आती हैं, जैसे असमानता, लैंगिक असमानता रिपोर्ट भी साथ आती है, वो सारी की सारी चीजें आपको तैयार करनी होती है। यहाँ पे लिखा होगा सारा, ठीक है, कब कौन इंडेक्स में कौन सी बातें किस सन में जोड़ी गई, कब पहली बार लाया गया, किसने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पहली बार बात करना स्टार्ट किया, वगैरह वगैरह, सारी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत की गई है। ठीक है, ये करेंट का भी टॉपिक है, ये ट्रेडिशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसके पिलर्स वगैरह। अगला है एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर, दैट्स बात है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेरोजगार, ठीक है, गरीबी, अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखें तो कई सारी स्कीम चली हैं, कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स चले हैं, उसके बारे में यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, आप देख लो इसी में टॉपिक में। पॉवर्टी यानी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, गरीबी बेरोजगारी के क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी, इन सबके ऊपर जाके आपको तैयार करनी है। एक ही टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट। यहां से ये टॉपिक आपका 30 to 40 पेज में नहीं है, ये अराउंड है 60 पेज की करीब में। ठीक है, घटना चक्र की 60 पेज का मतलब होता है, ये आप मान के चलो कि कितना पेज है, 30 पेज है, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक, ये आराम से कर लोगे आप लोग। इसके बाद से आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं ये तैयार करना है, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एडीबी वगैरह वगैरह। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपको तैयार करना है। इसके बाद से अगला पॉपुलेशन तैयार करना है। पॉपुलेशन तैयार करना यानी इसमें बेसिकली आपको सेंसस तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे एक टॉपिक आता है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, जिसमें नगरीकरण के प्रकारों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, कि ये कैसी संरचना, ये कैसी संरचना है। आप वो नहीं भी तैयार करोगे तो उसमें 5 साल में एक बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सेंसस तैयार करना होगा। ठीक है, सेंसस के में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी भूमिका जो प्ले करेगी वो पीवाईक्यू प्ले करेगी, जो आप 20 ईयर की बुक पढ़ोगे। इसके जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपको तैयार करना होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको तैयार करना होगा। ठीक है, इतना अगर आप लोग कर जाओगे तो इंडियन इकोनॉमी में जो ट्रेडिशनल 8 क्वेश्चन आते हैं, आपके 7 क्वेश्चन लग जाएंगे, इतने में ही लग जाएंगे। और इतनी चीज तैयार करने में सच बताऊं तो आपको लगना है 7 से 10 घंटे के बीच। कोई बहुत अच्छा होगा 7 घंटे, 6 से 7 घंटे कंप्लीट कर देगा, किसी की खराब भी होगी, एक भी बार नहीं पढ़ा होगा तो 10 घंटे कंप्लीट कर देगा। इतने ही टाइम लगने हैं। अब आधे घंटे रखोगे, 1 घंटे रखोगे, डेली क्या टाइम निकालोगे आप खुद सोच जाओ। यूपी स्पेशल तैयार बता दिया, आपको ईयरली करंट अफेयर, ईयरली कैसे नोट्स बनाने हैं, किस किस चीज के, केवल सिंपल नोट्स किसके बनाने वो बता दिया। इसके अलावा एक नेचर ऑफ द क्वेश्चन पे आपको काम करना होगा मेरे भाई। जैसे पेपर में आप देखोगे हर साल आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपके कथन कारण पे आते हैं। ठीक है, कथन कारण में क्या होता है, कथन कारण की व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता है, कथन गलत है, कारण गलत है, इसी 4 फॉर्मेट में क्वेश्चन बन के आते हैं। आप कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहां से अब क्या करना है,
25 क्वेश्चन हिस्ट्री की प्रैक्टिस करो, 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी में प्रैक्टिस करो, 25 क्वेश्चन आपको पॉलिटी मिल जाएगा। मतलब ऐसे आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है, 2 दिन बैठो, आप ठान लो कि 50 क्वेश्चन आज कथन कारण का लगाऊंगा, 50 क्वेश्चन आज कथन कारण का लगाऊंगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बस ऐसे बुक पलटे जाओ, जहां कथन कारण मिलेगा रुक के समझ लेंगे। आपको समझ में आएगा कि यूपीपीएससी का क्या नेचर है, कथन और कारण व्याख्या करता है नहीं करता है को समझने के लिए। बाकी सही है नहीं है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो जब आप पीवाईक्यू और घटना चक्र पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत व्याख्या करता और नहीं करता में आता है, वो दिक्कत आपकी प्रैक्टिस से खत्म होगी, कर लेना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यूपीपीएससी 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम 1 से 2, एक क्वेश्चन मैक्सिमम देती है, कभी कभी 2 हो जाता है। ठीक, दूसरा डबल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीपीएससी यहां तो 7-8 क्वेश्चन देती है, कभी कभी ये क्वेश्चन की संख्या 10 चली जाती है। ठीक है, तो आपको इस पे काम करने होगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, अराउंड 60% केस में दोनों स्टेटमेंट सही होता है। ठीक, लेकिन ध्यान देना होता है। इसके अलावा कूट के क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं, या कुछ ऐसे आता है ना, इधर ABCD लिखा रहता है, इधर ऊपर ABCD लिखा रहता है, इधर 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसे लिखा रहता है। इस टाइप के कूट के क्वेश्चन को, जिसको सुमेलित करे भी हम लोग बोलते हैं, वहां पे ध्यान से देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन 5 से 7 कम से कम पेपर में रहते हैं, तो ये देखेंगे। पेपर में नहीं, हमेशा प्रैक्टिस करो, पहले पढ़ते जाओ जो नहीं पेपर की निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, उनका एक अपना नेचर है क्वेश्चन पूछने का। ठीक, तो नहीं वाले टॉपिक पे कम से कम आप, मैं यहां भी कहूंगा 50 क्वेश्चन लगा जाओ। ठीक, ये टाइप ऑफ द क्वेश्चन है जिनको आपको जरूर लगाना होगा। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है उपर्युक्त सभी करके, निम्नलिखित में से पूछेगा कि इसमें से कौन शामिल है। ठीक है, जैसे मान लो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। या इंटरनेशनल एयरपोर्ट निम्नलिखित में से कौन से हैं, ऑप्शन ए लिख देगा कुशीनगर, बी लिख देगा अयोध्या, सी लिख देगा आपका नोएडा वाला जो खोला गया है, ऐसे ऑप्शंस लिख देगा। नीचे कहीं एक लिख देगा उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी वाले में क्या होता है, 90% केस में उपर्युक्त सभी सही होता है, लेकिन 10% केस में गलत होता है। कभी कभी ये केस 20% हो जाता है। ठीक, यानी अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम एक क्वेश्चन ऐसा होगा उपर्युक्त सभी का जो उपर्युक्त सभी सही नहीं होगा, मिनिमम एक क्वेश्चन। तो हमेशा क्या होता है ना कि क्वेश्चन को रीड करना जरूरी होता है, कि चारों ऑप्शन को पढ़े, सीधा उपर्युक्त सभी आंख मूंद के टिक ना मारे। तो जहां पे उपर्युक्त सभी नहीं सही है लेकिन क्वेश्चन बन के आया है, उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये पीवाईक्यू लगाओगे तो मिलेगा, तो नेचर समझ में आएगा कि आयोग कब क्या कर रही है कि उपर्युक्त सभी वाला क्वेश्चन दे रही है लेकिन वो सही नहीं है। ये चीज दिमाग में रखना है। तो ये नेचर ऑफ द क्वेश्चन हो गया। कुल मिला जुला के भाई बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी को डिस्कस कर दिया हूं। इसको फॉलो करने में आपको 8 to 10 आवर देना होगा, और अब भैया 8 से 10 घंटे देना होगा। 10 घंटे दे लो, 8 घंटे मिनिमम देना। प्रीलिम्स निकाल लो मेरे भाई, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार की, और विश्वास रखो जितनी शिद्दत के साथ प्रारंभिक परीक्षा में लगे हैं ना, उससे ज्यादा शिद्दत के साथ मुख्य परीक्षा में लगेंगे। आप लोग की जो हम लोगों ने आंसर राइटिंग बैच अभी क्लोज कर दी है 24 वालों के लिए, वो तो पहली बात स्टार्ट कर देंगे। सीधी सी बात है, आप जम के आंसर राइटिंग उसके साथ करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रीलिम्स निकलने के बाद अभी हम लोग बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे, बस प्रीलिम्स निकाल लो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईश्वर परिश्रम करने वालों के साथ हमेशा रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ और डाउट्स आपको लगे कि सर रह गए, आपको डिस्कस कर देना चाहिए था, तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे काम इस 60 दिन में कराने बचे हैं। जय हिंद, जय भारत।